नमस्कार। आज की क्लास में हम डिसीजन मेकिंग का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, निर्णय निर्माण का वर्गीकरण। लास्ट क्लास में हमने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, उसके आधार, सामान्य परिभाषा और अर्थ के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो निर्णय का वर्गीकरण मतलब निर्णय कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो वर्गीकरण है वो है प्लान्ड एंड अनप्लान्ड डिसीजन, नियोजित व अनियोजित निर्णय। ये वर्गीकरण हर्बर्ट ए साइमन ने किया था। उन्होंने कहा था कि निर्णय उस सीमा तक नियोजित होते हैं जिस सीमा तक वे दोहरावपूर्ण और नियमित होते हैं, ताकि कोई तय प्रक्रिया उससे निपटने के लिए निकाली जा सके और हर बार नए तौर पर निपटना नहीं पड़े। प्लान्ड वो होते हैं जो बार बार आपको करने पड़ते हैं, और जो कंटिन्यूस और नियमित होते हैं और दोहरावपूर्ण होते हैं कि उनको करना है, एक निर्णय कोई बार बार लेना है, तो वो प्लान्ड होते हैं कि ये चीज़ आएगी तो आगे इस प्रकार का डिसीजन लेना है। तो हर प्रकार ने मामलों से नहीं उलझना पड़ता, हर जो नियोजित होता है उसी को निर्णय लेना पड़ता है। तो ये पूरे उदाहरणों के द्वारा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है एक तरीके से अगर हम कहें। और उस सीमा तक निर्णय अनियोजित होते हैं जिस सीमा तक वे नए होते हैं, असंरचनाबद्ध होते हैं और परिमाणात्मक होते हैं, परिणामात्मक। और इन समस्याओं के लिए क्या होता है, कोई बनी बनाई पद्धति नहीं होती है, क्योंकि हमेशा नए आपके साथ समस्या आती है सामने, तो अनप्लान्ड होती है और वो पहले से पैदा नहीं होते, तो इनकी एक प्रकृति, जटिल प्रकृति होती है। तो इनके लिए उपचार के लिए पहले से निर्धारित प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं रखी जाती कि जिस टाइम समस्या पैदा होगी उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। तो साइमन ने कहा कि जो प्रशासक दिनों दिन और दीर्घकालिक योजना के लिए उत्तरदायी होते हुए अपने समय का ज़्यादातर हिस्से किस में देते हैं, प्लान में ज़्यादातर हिस्से देते हैं, प्लान डिसीजन में। तो इसका नतीजा क्या निकलता है, दीर्घकालिक नतीजों से बचने या उन्हें टालने में सामने आता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, योजना का ग्रेसम नियम। योजना का ग्रेसम नियम क्या है कि जो प्रशासक दिनों दिन और दीर्घकालिक योजना के लिए उत्तरदायी होते हैं वह अपना समय का ज़्यादा हिस्सा नियमित गतिविधि को देते हैं, और इसका नतीजा होता है दीर्घकालिक नतीजों से बचने या उन्हें टालने में सामने आता है। तो ये योजना का ग्रेसम नियम कहलाता है। साइमन और मार्च ने इसको दिया था। अब सेकंड है वो समजात और अद्वितीय निर्णय। समजात मतलब एक जैसे और अद्वितीय मतलब भिन्न भिन्न। तो ये वर्गीकरण दिया था पीटर ड्रगर ने अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में। ये एक तरीके से नियोजित और अनियोजित से मिलता जुलता वर्गीकरण ही है वही। तीसरा जो निर्णय निर्माण का वर्गीकरण है वो है संगठनिक और व्यक्तिगत निर्णय। और ये निर्णय का वर्गीकरण किया था चेस्टर बर्नार्ड ने। तो व्यक्तिगत निर्णय किसी कार्यकारी के द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता से लिए जाते हैं कि उसकी वो पोस्ट है और उस पोस्ट पर बैठकर वो कोई निर्णय ले रहा है, तो वो व्यक्तिगत निर्णय कहलाता है। यानी अपने संगठन के एक सदस्य के रूप में वो निर्णय लेता है। जबकि ये था सांगठनिक निर्णय जो मैंने बताया। सांगठनिक निर्णय कौन सा होता है कि किसी कार्यकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता का प्रयोग करते हुए जो निर्णय लिए जाते हैं अधिकारी द्वारा, वो संगठन कहलाते हैं। और दूसरे निर्णय किसी अधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता से लिए जाते हैं, अपने संगठन के सदस्य की हैसियत से नहीं लिए जाते हैं, वो व्यक्तिगत निर्णय कहलाते हैं। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है नीति व कार्यचालन संबंधी निर्णय। तो निर्णयों को नीति निर्णय और कार्यचालन संबंधी निर्णयों में बांटा गया है। तो नीति निर्णय क्या होता है, रणनीतिक निर्णय के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। और ये निर्णय क्या होते हैं कि फंडामेंटल नेचर के होते हैं, बुनियादी टाइप के होते हैं और पूरे संगठन को प्रभावित करते हैं। तो पूरे संगठन को प्रभावित करते हैं और फंडामेंटल टाइप के डिसीजन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ शीर्ष प्रबंधन के द्वारा लिए जाते हैं, हायर अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। और इसके विपरीत जो कार्यचालन संबंधी होते निर्णय होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है कि जो नीति निर्णय को लागू करने होता है, जो निर्णय हायर अथॉरिटी ने ले लिया उनको लागू करना होता है, तो वो कार्यचालन संबंधी होते हैं, इसलिए वो निचले प्रबंधन वर्गों द्वारा लिए जाते हैं। इन्हें डिप्लोमेटिक डिसीजन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये चौथा वर्गीकरण था। पांचों जो वर्गीकरण है वो व्यक्तिगत और समूह निर्णय। तो ये वर्गीकरण किस निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए लोगों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण है, व्यक्तिगत और नीतिगत। तो व्यक्तिगत निर्णय वे होते हैं जो संगठन में व्यक्तिगत प्रबंधकों के द्वारा लिए जाते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट के द्वारा।
और वे अपने निर्णय परिणामों की पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं कि हम ये निर्णय ले रहे हैं, इसका जो भी परिणाम आएगा इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और दूसरी ओर ग्रुप निर्णय, ग्रुप डिसीजन या समूह निर्णय वे होते हैं जो संगठन में मैनेजमेंट्स, प्रबंधकों के किसी ग्रुप द्वारा लिए जाते हैं और परिणामों की सामूहिक जिम्मेदारी वो लेते हैं। तो ये निर्णय निर्माण का व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय हो गया, ये वर्गीकरण है। नेक्स्ट है जो निर्णय निर्माण के मॉडल्स। निर्णय निर्माण के कितने मॉडल है वो अभी आज की क्लास में, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी ये वीडियो, तो इसमें हम देख के इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं कि निर्णय निर्माण के मुख्यतः 4 लोकप्रिय मॉडल हैं। तो हम उसमें से 2 या 3 मॉडल को ही देखेंगे। तो जो पहला मॉडल है वो है साइमन का परिसीमित तार्किकता का मॉडल। इसको हर्बर्ट साइमन ने काफ़ी गहराई से अध्ययन किया था। तो इस मॉडल को हम तार्किक निर्णय निर्माण के उनके व्यवहारिक विकल्प का मॉडल भी कहते हैं। व्यवहारिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने शास्त्रीय आर्थिक तार्किक मॉडल के एक अधिक वास्तविकतापूर्ण विकल्प के रूप में वैकल्पिक मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो साइमन ने तार्किकता और परिसीमन को किस रूप में प्रस्तुत किया, पहले तो हम देखते हैं कि तार्किकता का मतलब क्या था। तार्किकता को उन्होंने मूल्यों के अर्थ में रखकर सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक विकल्प के चुनाव के रूप में देखा। तार्किक मतलब वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो मूल्यों के रूप में होता है उसे देखा, और जहाँ व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन हो सकता है वो तार्किक होता है, जिनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की तार्किकता में भेद भी किया था। तो उनके अनुसार कोई भी निर्णय, साइमन के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से तार्किक होते हैं अगर वास्तव में दिए गई स्थितियों में दिए गए मूल्यों को सर्वाधिक बनाने के लिए सही व्यवहार है। दूसरा है कि निर्णय आत्मगत रूप से भी तार्किक होते हैं, अर्थात ये निर्णय विषय के वास्तविक ज्ञान की तुलना में जो प्राप्ति होती है उसको सर्वाधिक बनाता है, आत्मिक रूप से तार्किक। तीसरा उन्होंने बोला कि कोई भी निर्णय उस हद तक सचेतन रूप से तार्किक है जहां तक लक्ष्यों के अनुसार साधनों में बदलाव एक सचेतन प्रक्रिया है, और उस हद तक सोचे समझे और तार्किक निर्णय है जिस हद तक लक्ष्यों के अनुसार साधनों में बदलाव सोचे समझे तौर पर किए गए हैं। और कोई भी निर्णय संगठनिक रूप से तार्किक है अगर यह संगठन के लक्ष्यों से निर्देशित है, और व्यक्तिगत रूप से कोई भी निर्णय तार्किक है अगर वह व्यक्ति के लक्ष्यों से निर्देशित है। तो इस प्रकार साइमन मानता था कि प्रशासनिक व्यवहार में संपूर्ण तार्किकता असंभव है, कि पूरी तरह की तार्किकता हो नहीं सकती, क्योंकि मानव व्यवहार चेंज होता रहता है और निर्णयों को सर्वाधिक विशाल करना भी संभव नहीं है कि एक निर्णय से हम बहुत सी चीज़ों को एक साथ समेट लें, ये भी संभव नहीं है। तो वे मानते थे कि किसी संगठनिक विन्यास में मानव व्यवहार सीमित तार्किकता से पहचाना जाए तो हम संतोषप्रद और सक्षम निर्णय की ओर जा सकते हैं, ना कि विशालतम बनाने वाले निर्णय की ओर जाना चाहिए। निर्णय हमेशा संतोषप्रद और सक्षम होना चाहिए, ना कि वाइड होना चाहिए। संतोषप्रद सक्षम निर्णय का क्या मतलब है कि कोई निर्णय नीति निर्माता एक ऐसा विकल्प चुनता है जो संतोषजनक या पर्याप्त रूप से अच्छा हो, और इसके लिए संतोषजनक सक्षम निर्णय को ओर ले जाने वाली परिसीमित तार्किकता के लिए कई कारक उत्तरदायी है। वो है कि ये संगठनिक उद्देश्यों की गतिमान प्रकृति के कारण, क्योंकि संगठन की प्रकृति स्थिर नहीं होती, गतिमान होती। दूसरा, जो सूचनाएं हमें उपलब्ध होती है उनको संश्लेषित करने की सीमित क्षमता के साथ ही अपूर्ण सूचना, हम सूचनाओं को जो होती है हमारे पास पूरी नहीं होती है और उनको सिंथेसिस भी करते हैं तो पूर्ण तरीके से नहीं हो सकती, इसलिए निर्णय सीमित रूप से लिए जाते हैं। दूसरा कि निर्णय लेने में जो हम विशाल निर्णय लेते हैं तो उसमें समय और लागत की बाधाएं भी आती है, और पर्यावरणीय या बाहरी कारक भी निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो विशालतम निर्णय होगा तो उसको प्रभावित वो ज़्यादा होगा। तो निर्णय निर्माता मौजूदा सभी विकल्पों और उनके परिणामों से परिचित भी नहीं हो सकता अगर निर्णय विशाल होगा, तो सीमित निर्णय होगा तो वो। तो साइमन ने निर्णय निर्माण के इस मॉडल को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि जिसको हम समझ सके एक तरीके से कि किस प्रकार प्रस्तुत किया उसने। साइमन तो इन जो सीमाएं थी 7 जो अभी 8 हमने देखी, इनको ध्यान में रखते हुए साइमन ने
आर्थिक मनुष्य के विरुद्ध एक प्रशासनिक मनुष्य का मॉडल प्रस्तुत किया कि मनुष्य इकोनॉमिक नहीं होता है, मनुष्य एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। आर्थिक मतलब यह नहीं होता है कि वो हमेशा लाभ हानि को देखता है। मनुष्य प्रशासनिक होता है जो व्यवहारिक रूप से डिसीजन लेता है। तो उनके अनुसार प्रशासनिक मनुष्य विकल्पों के चुनाव में संतुष्ट रहने या उस विकल्प की तलाश करने का प्रयास करता है जो संतोषजनक या पर्याप्त रूप से अच्छा होता है, ना कि विशाल होता है। और वो मानता है कि जो दुनिया वह देखता है वह असली दुनिया का बुरी तरीके से सरलीकृत रूप है, दुनिया बहुत जटिल है। तो इसलिए हमें सीमित निर्णय निर्माण मॉडल लेने चाहिए। और तीसरा, वो मानता है कि प्रशासनिक मनुष्य क्या करता है, सभी संभव विकल्प निर्धारित और सुनिश्चित किए बिना चुनाव कर सकता है कि ये सारे विकल्प है, और क्योंकि वह संतुष्ट रहता है, ना कि सर्वाधिक बनाने का प्रयास करता है। और तुलनात्मक रूप से निर्णय सरल, अनुभव सिद्ध और नियम से निर्णय लेने के काबिल होता है, क्योंकि वह दुनिया का अपेक्षाकृत खाली मानता है। तो इस प्रकार साइमन संतोषप्रद सक्षम प्रशासनिक मनुष्य शास्त्रीय चिंतकों द्वारा बनाए गए सर्वाधिकरण आर्थिक मनुष्य से अलग है। क्लासिक चिंतन क्या बनाते थे कि सर्वाधिकरण आर्थिक मनुष्य की लागत कम होनी चाहिए और डिसीजन विशाल होना चाहिए। उसने बोला नहीं, डिसीजन प्रशासनिक मनुष्य लेगा जो संतोषप्रद सक्षम होगा। कार्य की परिस्थितियाँ बहुत व्यापक होती है, इसलिए निर्णय को हम सीमित रूप से अच्छा कर सकते हैं। ये उसका निर्णय निर्माण का, अगर हम प्रशासनिक मनुष्य का मॉडल देखते हैं तो ये है, आप देख लेना। PDF नोट्स में आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा बाद में, तो इसमें आप देखना। तो बाद में क्या किया, इसकी क्रिटिसाइज भी हुई, तो नेक्स्ट मॉडल भी आया लिंडब्लॉम का वृद्धिशील मॉडल। तो चार्ल्स ई लिंडब्लॉम ने एक लेख लिखा था, द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू 1959 में। तो उसमें इसने निर्णय निर्माण के वृद्धिशील मॉडल की वकालत की थी। और ये मॉडल जो हर्बर्ट साइमन का सीमित तार्किकता का मॉडल था, उसके ठीक विपरीत था। लिंडब्लॉम क्या कहता है कि प्रशासन में वास्तविक निर्णय निर्माण इसके सैद्धांतिक व्याख्या से अलग है। जो हम किताबों में पढ़ते हैं उससे वास्तविक निर्णय हम धरातल पर जाकर लेते हैं, वो अलग है। ये लिंडब्लॉम कहता है। वो कहता है कि वे तार्किक वाला मॉडल है, वो व्यापक मॉडल में व्यवहारिक समस्याओं की पहचान करते हैं। वो कि व्यवहारिक समस्या क्या आती है अगर हम धरातल के स्तर पर निर्णय को लागू करेंगे तो वो इसमें जो धन लगता है, समय लगता है, सूचना लगती है, राजनीति व अन्य ऐसी सीमाओं पर भी जोर देते हैं जो प्रशासन में वास्तविक निर्णय निर्माण का संचालन करती है। कि निर्णय अगर हम कोई लेते हैं तो उसमें कितनी पैसा खर्च होगा, क्या समय खर्च होगा, हमें किस सूचनाओं के आधार पर लेने पड़ते हैं, राजनीति का उस पर क्या असर होगा, राजनीति उस निर्णय को कैसे प्रभावित करते हैं राजनेता, तो उसका हमें सबको ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। तो लिंडब्लॉम कहता है कि जो निर्णय निर्माता होता है वो हमेशा जो मौजूदा कार्यक्रम चलते हैं सरकार के और नीतियाँ चलती हैं उनको जोड़कर चलते रहते हैं, कार्यक्रमों और नीतियों को। और वो कहता है कि वास्तव में निर्णय निर्माण में जो घटित होता है वह है वृद्धिशीलता। वास्तव में निर्णय निर्माण में क्या घटित होता है, वृद्धिशीलता यानी कुछ सुधारों के साथ पहले से ही चली आ रही गतिविधियों को जारी रखना, संशोधन करते रहना। जो गतिविधियाँ पहले से चली आ रही उसमें थोड़ा बहुत सुधार करो, ना कि आप पूरा उसको आमूलचूल परिवर्तन करो। तो वृद्धिशील मॉडल को हम क्रमिक सीमित तुलनाओं का मॉडल या चरणबद्ध निर्णय निर्माण मॉडल भी कहते हैं। तो इस प्रकार लिंडब्लॉम मानता है कि प्रशासक भावी निर्णयों के लिए अतीत की गतिविधियों और अनुभवों का प्रयोग करते हैं और वो उनसे सीखता है। और वास्तव में प्रशासन जो निर्णय निर्माण की व्याख्या करता है उसके लिए उन्होंने दो धारणाओं का प्रयोग किया, सीमांतीय वृद्धिशीलता और पक्षधर परस्पर व्यवस्थापन। इस आधार पर लिंडब्लॉम ने अपना निर्णय निर्माण लिया। उन्होंने बोला कि निर्णय एक वृद्धिशीलता है कि पूर्व में चली आ रही नीति निर्माताओं में कुछ संशोधन करके हम निर्णयों को लागू कंटिन्यू रहते हैं, ना कि आमूलचूल परिवर्तन करते हैं। तो ये लिंडब्लॉम का दो मॉडल हमने पढ़े, दो इंपॉर्टेंट मॉडल थे आपका, ये हमने आज की क्लास में आपका पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आपका संचार का टॉपिक पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।